हमारे बीच आदरणीय प्रोफेसर सुमित पटनायक जी, जो गुणात्मक मानव शास्त्र के विभाग के अध्यक्ष हैं, सेंटर फॉर ट्राइबल स्टडीज के डायरेक्टर भी हैं, और उससे ज़्यादा जो ये दोनों तो इनका बहुत बड़ा परिचय है, विश्व स्तरीय एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वर्ल्ड लेवल के, लेकिन हमारे बड़े भाई भी हैं और हमारे मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम समिति के एक बहुत बड़े स्तंभ भी। धन्यवाद। मैं तब से ये विचार विमर्श सुन रहा हूँ बैठ के, और बधाई देना चाहता हूँ निरंजन जी को और ऑर्गेनाइजर्स को कि ऐसा एक प्रश्न के ऊपर हम विचार कर रहे हैं। देखिए, मानव विज्ञानी और मानव शास्त्र विद्यार्थी भी हूँ, तो जब जनजातियों का परिभाषा की समस्या आई, वो पाश्चात्य सभ्यता से आई। जब आप एक आदिवासियों को या जनजातियों को डिफाइन करने के लिए हमारा मानव विज्ञान करता है, उन्होंने अफ्रीका का मॉडल लिया, ऑस्ट्रेलिया का मॉडल लिया, उन्होंने बाकी देश का मॉडल लिया। उस मॉडल से जो उभर के आया, पांडे जी भी बोल रहे थे, मैंने आपसे भी सुना कि जो इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव है वो ज़्यादा तवज्जो रखता है कि जनजातियाँ एक कम स्तर की विकसित रूप है मानव जाति का, एक नीची स्तर की, कम स्तर की। और वो भाव जब आप रखते हैं तो आपके सामने अर्थनीति का एक प्रकार भेद आता है, एक क्लासिफिकेशन आता है कि हंटिंग गैदरिंग, फिर शिफ्टिंग कल्टीवेटर, फिर नोमैडिक, सेटल कल्टीवेटर। ये जो क्लासिफिकेशन जो पाश्चात्य मानव वैज्ञानिकों ने दिया, उसकी जब परीक्षा भारत की परिप्रेक्ष्य में हुआ, वो अप्रोच पूरा फेल हुआ। और इसमें आई एम वेरी श्योर निरंजन जी ने बोले होंगे, जी.एस. घुरिये है, निर्मल कुमार बोस है, एन.के. बोस, सुरजीत सिन्हा, श्यामाचरण दुबे, एस.सी. दुबे, ये जो मानव विज्ञानी थे, उन्होंने कहा कि जो भारत में वो बिंदु आ चुकी है, बट मैं थोड़ा सा रिपीट की कॉस्ट में भी कहना चाहूँगा कि भारत में जो इवोल्यूशनरी अप्रोच लागू नहीं हो, क्योंकि भारत में सब लोग साथ में मिलकर रहते थे। कभी कोई ज़्यादा विकसित और कम विकसित नहीं था। वो मानसिक रूप में आप साधना करते थे, आत्मिक रूप में एक आत्म साक्षात्कार की कोशिश करते थे, वो अलग बात है। लेकिन मानव जाति का कोई ऐसा ऊंच नीच भेदभाव नहीं था कि कम विकसित है, ज़्यादा विकसित है। तो कोएग्जिस्टेंस का जो प्रिंसिपल है वो तो है ही है। तो मेरा आपके सामने इस प्रश्न की परिप्रेक्ष्य में ये कहना है कि इंडिया हैज गिवन an alternative definition to tribal communities, and that is something which we study. An Indian anthropologist, we have projected abroad that in India it is not the evolutionary perspective which is applicable, but in India it is a historical perspective. And another name for historical perspective we have developed is a civilizational perspective. So सभ्यता की एक अविच्छिन्न अंग थे और है भी। आप देखेंगे ये अविच्छिन्न अंग की सिर्फ सो कॉल्ड माइथोलॉजी कहिए या जो लोक कथा कहिए, वो माध्यम से भी नहीं है, वो उससे आगे भी है कि अभी भी आप जाएंगे उत्तर प्रदेश में 10 मिनट बैठने के बाद ईदू संप्रदाय कहेंगे कि रुक्मिणी हमारी बहन थी, और जब हमारी बहन को कृष्ण जी लेके चले गए, हम तो युद्ध करना था, युद्ध में हम हार गए, याद रखने के लिए कृष्ण जी हमारा बाल को सामने से काट दिए। तो ईदू मैन को देखेंगे, सारे सबकी बाल साधना कट वाला होगा। जो 1960 में एक साधना कट आती थी, तो साधना कट बाल रख के बैठे रहेंगे, 10 मिनट में आपको कह देंगे कि ये हमारा इतिहास है, जीवंत इतिहास। प्यार से कहेंगे, कृष्ण जी को प्यार से याद करेंगे कि देखो ये तो हमारे बहन को लेकर चले गए थे, हम लड़े और हार गए, तो हमारा बाल ऐसा है, अभी भी काट के रखते, याद करते। तो कहाँ हमारा जनजाति, जैसे आप श्यामाचरण दुबे जी का जो बुक पढ़ेंगे भारतीय समाज, उसमें बहुत ही सूक्ष्म रूप में उन्होंने बताया गया कि कैसे सभ्यता की जो किरण है हर संप्रदाय के अंदर है, और वो हर संप्रदाय के अंदर किसी संप्रदाय में टेक्नोलॉजी के रूप में है, किसी संप्रदाय में
भावुकता के रूप में है, किसी संप्रदाय में नातेदारी के रूप में है, किसी संप्रदाय में रिलेशनशिप के रूप में है, या एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस के रूप में है, तो उसको पहचानना बड़ा जरूरी है। और मेरी मित्र यहाँ से भी प्रश्न पूछे कि, और आपका प्रश्न है कि कुछ प्रश्न काफ़ी कुछ मिलता है। इन्होंने पूछा कि इतने सारे जो इज़म आ गया, उस इज़म के पीछे अगर हम उलझते रहेंगे, तो आपका प्रश्न भी वही है कि हमारे उलझते रहेंगे। इसमें जो है ना, एक इंडियन इंटेलिजेंसिया को एक सेल्फ एश्योरेंस की जरूरत है। और ये जो आत्मविश्वास की कमी है कहीं ना कहीं, कि हमें लगता है कि शायद दूसरों की कमी मेरी कमी से ज़्यादा चमक रहा है। ये भाव जब तक हम नहीं छोड़ेंगे, हम कभी अंतर्दृष्टि से हमारी सभ्यता के अंदर से जो थ्योरी की ऊर्जा है, जो थियोराइजेशन की जो बीज है, उसको हम कभी भी खोज के नहीं निकाल सकते। तो हमारे सामने जो इतने सारे बहुत सारे दिवस की समावेश है। मैं अभी सेंटर फॉर ट्राइबल स्टडीज़ की एक छोटा सा फंक्शन हमने भी ऑर्गेनाइज किए थे, तो वहाँ पे भी मैंने ये कह के आया कि भारतीय मानव वैज्ञानिकों ने विश्व के सामने ये प्रतिपादित किया कि भारत का जो मॉडल है आदिवासी संस्कृति के साथ सभ्यता का, जो अपूर्व समन्वय, वो बाकी देश में विरल है, वहाँ है नहीं। हमने उनके साथ केवल कोएग्जिस्टेंस का रिलेशनशिप नहीं रखा, हमने उनके साथ एक भावात्मक संपर्क भी रखा, एक नातेदारी का भी संपर्क रखा, एक परिवार और विवाह का भी संपर्क रखा। तो वो सब आज बहुत अलग दृष्टि से देखा जाता है। तो आपकी और आप दोनों की प्रश्न की एक जो उत्तर मुझे दिखता है कि वी नीड टू डेवलप greater self-confidence in us as individuals, as intellectuals, and as members of our glorious civilization. आपने जब अभी स्वाभाविक जिज्ञासा व्यक्त की, तो विश्व के अन्य देशों में से जो कुछ न कुछ विवाद विमर्श देश भर के अपने स्थानीय वर्तमान समय में जो सुनने को मिलते हैं, उसमें से आज के दिन को मूल निवासी दिवस के रूप में और भारत में उसको उल्लेखित करते हुए आदिवासी के दिवस में, ये तो निश्चित रूप में देश में षड्यंत्र के रूप में, समाज में विभाजन के रूप में है। ऐसा जब सबको अनुभव हो रहा है, तो कुछ वर्ष पूर्व की बात कर रहा हूँ मैं, तो जनजाति समाज के ही प्रबुद्ध जनों का इकट्ठा आना हुआ और सभी ने मिलकर ये अनुभव भी किया कि ये समाज के लिए उपकारक नहीं है, लंबे समय के लिए हम सहन नहीं कर सकते, लेकिन वो कर रहे हैं वो गलत है, गलत है, गलत है, इतना ही कहते रहना क्या, इतना भी पर्याप्त नहीं है। तो समाज जीवन को जोड़ने के लिए भी, उसके गौरव को अनुभूति कराने के लिए भी कुछ प्रयास करने की आवश्यकता है। तब से न केवल वनवासी कल्याण आश्रम में जनजाति समाज के सभी प्रबुद्ध जनों ने इकट्ठा होकर, और मैं ये नहीं कह रहा कि वो शायद कोई यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे बहुत कोई विद्वान लोग इकट्ठे हुए, ऐसा नहीं, गांव में जिनको परंपरा ज्ञान का अनुभव है, ऐसे नेतागण, और उन्होंने कहा कि हमारा जो गौरव है वो यहाँ के जनजातियों के है, और उसमें उनका जो आदर्श है वो भगवान बिरसा मुंडा को सामने लाते हुए, वैसे तो देश भर के सभी प्रांतों में ऐसे आदर्श कहीं कहीं है ही, लेकिन उनको प्रतीकात्मक रूप में देखते हुए भगवान बिरसा का जो जन्मदिन है, और उसको हमने 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाना शुरू किया। वो भी एक नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास है। आज हम स्पर्धा नहीं करेंगे कि 9 तारीख को कितना हुआ और 15 नवंबर को कितना होगा, लेकिन हमारा भी प्रयास, कोई हमारी भी लाइन खींचने का कोई हमारा भी योगदान, उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन, ये महत्व का है। हम कुछ नहीं करेंगे और वो कर रहे हो गलत गलत कहते ही रहेंगे, ये भी तो नहीं होगा। हम कुछ करेंगे, ऐसा करेंगे तो समाज के लिए उपकारक होगा, भविष्य में कुछ समय के पश्चात उससे अच्छे फल देखने को अवश्य मिलेंगे।